हमारी इच्छाओं की जो शुरुआत होती है वो चार्ट के थर्ड हाउस से होती है। थर्ड हाउस को काम भाव का प्रारंभ कहा गया है। थर्ड हाउस के अंदर प्लैनेट राहु की एनर्जीज सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं और प्लैनेट जुपिटर जो समाज के कारक हैं उनकी ऊर्जाएं थर्ड हाउस के अंदर दब जाती हैं। एम के ऐसे स्थान कहलाता है। प्लैनेट सैटर्न के पास एक एस्पेक्ट है जिसका नाम है थर्ड एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट जिस भी हाउस के ऊपर प्लैनेट सैटर्न का पड़ता है, जिस भी प्लैनेट के ऊपर पड़ता है, उसके अंदर स्किल बहुत आ जाती है और थर्ड हाउस आपका इसी स्किल को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी प्लैनेट थर्ड हाउस के अंदर आते जाएंगे, थर्ड हाउस का लॉर्ड जितने प्लैनेटों के साथ, जितने हाउसेस के साथ कनेक्ट बना पाएगा, उतना ही पर्सन के पास स्किल्स ज़्यादा होंगी और ये वो स्किल्स हैं जो कि आपको पिछले जीवन से प्राप्त है। थर्ड हाउस को क्या कह सकते हैं आप? अष्टम से अष्टम कह सकते हैं। अष्टम भाव से अष्टम है थर्ड हाउस। इसीलिए इस हाउस का मूल मालिक, मूल जो प्रणेता है, दैट इज प्लैनेट राहु। राहु स्किल का प्लैनेट है। राहु फ्रीडम देता है आपको। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई फ्रीडम मेरे चार्ट के अंदर है या नहीं है, कितनी फ्रीडम मैं इंजॉय कर पाऊंगा? थर्ड हाउस से आपको देखना होगा। थर्ड हाउस उसके अंदर इंपॉर्टेंस रखेगा, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि आज तक ये जो हमें पूरी फ्रीडम मिली है, दिस सिस्टम इज कमिंग फ्रॉम प्लैनेट राहु। राहु की द्वारा ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप, राहु का जो राइट साइड है उसकी वजह से मिली हुई ये फ्रीडम है, ये आज़ादी है। तो कर्मों से बचने के लिए थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम पाने के लिए थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले जीवन से वो शक्तियाँ आपको मिल रही हैं या नहीं, इसे समझने के लिए कुंडली का तीसरा हाउस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थर्ड हाउस सप्तम भाव के साथ एक त्रिकोण बनाता है। दैट त्रिकोण इज द काम त्रिकोण। काम त्रिकोण इज व्हाट? काम त्रिकोण इज ऑल अबाउट योर डिजायर्स। आपकी इच्छाएं जो है वो काम त्रिकोण से प्रभावित होती हैं। और जब भी आप दशाज में देखेंगे थर्ड हाउस की, सेवंथ हाउस की, 11th हाउस की, ये दशाज इनमें बैठे हुए प्लैनेटों की दशा, तो वो आपको रिलेशनशिप की तरफ, मैरिज की तरफ पुश करते हुए दिखाई देंगे। तो थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने में, रिलेशनशिप, मैरिज की कॉल को समझने के अंदर। थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफेशन के बारे में समझने के लिए। और थर्ड हाउस इस तरह से इंपॉर्टेंट होता है कि अगर राहु किसी के थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ हो तो वो पर्सन को सिबलिंग्स में एल्डेस्ट या यंगेस्ट बना सकता है। राहु अगर किसी स्वामी से, स्पेशली मंगल से थर्ड हाउस आगे चला गया हो, 3 हाउस आगे चला गया हो, तो वो आपको सिबलिंग्स में, जो उसका मूल कारकत्व है मंगल का, उसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा, मीन्स स्पॉटलाइट के ऊपर लाके रख देगा। अगर यही जुपिटर के साथ हो जाए तो पर्सन एजुकेशन में, इंस्टीट्यूट में, टीचिंग के समय लाइमलाइट के अंदर हमेशा बना रहेगा। तो वो लाइमलाइट देने का काम, वो इंपॉर्टेंस आपको देने का काम, वो आपकी इच्छाओं को, डिजायर्स को कंप्लीट करने का काम जो है वो थर्ड हाउस का स्वामी करता रहता है। कॉज ऑफ प्लैनेट राहु। राहु की मूल ऊर्जाओं की वजह से कभी भी अगर आप चार्ट बनाएंगे रात के 1-2 बजे के आसपास का, तो उसमें सूर्य आपको थर्ड हाउस के अंदर आता हुआ दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा? बिकॉज ये जो हाउस है ये रात के समय राइज करता है। आपको क्या लगता है ये तांत्रिक एनर्जीज क्या केवल अष्टम भाव से आती हैं? तो अष्टम भाव से वो तांत्रिक एनर्जीज आती हैं या वो ऑकल्ट स्पिरिचुअल एनर्जीज आती हैं जो आपने इस जीवन के अंदर प्राप्त करी हैं, या इस जीवन के अंदर आप उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले जीवन से जो चली आ रही हैं आपके साथ, जो पिछले जीवन से वो कंटिन्यू बनी हुई हैं, वो कहाँ से देखी जाएंगी? वो थर्ड हाउस से देखी जाएंगी। बिकॉज अष्टम से अष्टम है, मृत्यु से भी मृत्यु, वो फेयर है इस थर्ड हाउस के पास। इसीलिए इसे लोकाज में नागलोक की विशेष एनर्जीज प्राप्त हैं। अगर किसी के शुक्र, सूर्य, चंद्रमा थर्ड हाउस के अंदर है, बुध थर्ड हाउस के अंदर है, तो उसका कम्युनिकेशन ऐसा होगा जैसे सब शब्दों का जाल बनाने वाला, वाकपटु। एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट है। क्यों? एस्ट्रोलॉजर को क्या कहते हैं आप? वाकपटु, जो बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो। थर्ड हाउस में शुक्र, थर्ड हाउस में बुध, पर्सन आर्ट्स की तरफ, फाइन आर्ट में एक्सपर्ट बन के निकलेगा, क्योंकि एक तो हाउस स्किल का है। रिमेंबर दिस हाउस इज ऑल अबाउट स्किल। ये स्किल को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप थर्ड से भी थर्ड हाउस आगे चले जाते हो, 3 हाउसेस आगे चले जाते हो, तो आप पंचम भाव पे पहुंचते हो। और ये पंचम भाव एक्चुअली एजुकेशन का भाव है। ये वो हाउस है जो आपकी यूजी, पीजी, पीएचडी सब तक को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें स्किल का रिपीटेशन हो गया है। पर्सन उसी काम को करने में एक्सपर्ट यहाँ हो चुका है। तो थर्ड हाउस से वो बेसिक पावर जो है वो स्टार्ट होती है। किसी रिलेशन को समझने में, किसी भी कनेक्शन को समझने में थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेगा। इसीलिए यूएल उपपद लग्न अगर अष्टम में या फिर थर्ड हाउस के अंदर आती है, तो आप ये समझिएगा कि रिलेशनशिप बहुत तेजी से बनेंगे, जल्दी बनेंगे, ऑल ऑफ अ सडन बनेंगे। और अगर ये थर्ड हाउस किसी पर्सन का पीड़ित हो जाए, अब आप कैसे समझेंगे किसी हाउस के पीड़ित होने को? लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस नीच का हो गया, शत्रु राशि में चला गया, ऐसे स्थान पर बैठा हुआ है जिसे वो पसंद नहीं करता है, जो उसे अच्छा नहीं लगता है, या उसका राहु के साथ कोई मैलेफिक संबंध बन गया, राहु से षडाष्टक हो गया, तो ये थर्ड हाउस की पीड़ित अवस्था को दिखाता है। बिकॉज मूल रूप से थर्ड हाउस को राहु और प्लैनेट बुध ये दोनों ही गवर्न करते हैं। जब तक बुध का राहु के ऊपर प्रभाव है, तब तक टेक्नोलॉजी के ऊपर ह्यूमन माइंड का कंट्रोल है। जिस दिन ये राहु बुध के ऊपर प्रभाव डाल देगा, एआई से फाइट लड़ने की व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए राहु की दोनों साइड है। जब तक ये बुध से डोमिनेटेड है, बुध की डिग्रीज ज़्यादा हैं, राहु की डिग्रीज कम है, राहु के ऊपर बुध का प्रभाव है, तब तक ह्यूमन माइंड अपनी स्किल का यूज़ पॉजिटिव कामों के अंदर कर सकता है। तो थर्ड हाउस से ये प्रेडिक्शन के पॉइंट भी निकलते हैं। ये आपके सिबलिंग्स को कंट्रोल करता है, आपके पराक्रम को, साहस, वीरता, इन सब को कंट्रोल करता है। लेकिन इस सेशन के अंदर हम जो थर्ड हाउस को समझने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने पिछले जीवन के अंदर वो कौन सी स्पेशल शक्तियां हैं जो प्राप्त करी होंगी, या कहाँ से वो शक्तियां चैनलाइज होंगी, या कैसे आप कह सकते हैं कि कार्मिक पैटर्न्स को, कार्मिक चक्रास को ब्रेक करा जाए। कभी कभी ये भी लगता है कि भाई 6th हाउस को कैसे चैलेंज किया जाए, 6ठे हाउस को कैसे हमें चैलेंज करना होगा, प्रारब्ध को। जब बात आती है प्रारब्ध को चैलेंज करने की, तीसरा हाउस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, परफॉर्म करता है। द प्रारब्ध ऑफ प्लैनेट राहु इज राक्षस कुल में पैदा हुआ है, राक्षस है तो राक्षस ही बन के रहेगा।
एंड राहु जस्ट चैलेंज द प्रारब्ध। प्रारब्ध को ही वो चैलेंज करने जाता है। देवताओं के लिए अमृत था, उसके लिए नहीं था, दैट इज द प्रारब्ध। बट अमृत को पीने की कोशिश के अंदर पी लिया, लेकिन उसके बाद भी एक संघर्ष। तो ये थर्ड हाउस की मूल ऊर्जा है। राहु इज भुजबली प्लैनेट है। भुजबली प्लैनेट है, ट्रांसफॉर्मेशन देता है, परिवर्तन करके रख देता है। जिस व्यक्ति के थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं, मजबूत थर्ड हाउस होता है, या थर्ड हाउस के कारक की तरफ आपका इंटरेस्ट हो गया, लेट्स से योर मून इज सिटिंग इन द थर्ड हाउस। ओके, मून इज व्हाट? मून इज योर मदर। यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू योर मदर, देन यू जस्ट गोइंग टू चैलेंज द इकोसिस्टम। पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, फैमिली को आप चैलेंज कर दोगे कि मदर को जो हिस्सा है, मदर को जो सम्मान है वो मिलना चाहिए। इस तरह से ये परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। जो भी प्लैनेट इसके अंदर होता है उसके लिए हम दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए मंगल थर्ड हाउस में पर्सन बहुत प्रभावी होगा, बलशाली होगा। बलशाली क्यों होगा? मंगल उसकी साहस को कोई चैलेंज करेगा एंड द पर्सन विल स्टैंड अप। वो स्टैंड करेगा, वो खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से थर्ड हाउस, इसमें बैठे हुए प्लैनेट, इसका जो स्वामी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल चार्ट में परफॉर्म करता है। अब आप अपने चार्ट को खोल लीजिए, देख लीजिए कि थर्ड हाउस के अंदर कौन सी राशि आ रही है। 1 से 12 तक राशि जो है वो हम मेंशन कर देंगे। उनका एक स्वामी होगा। उस स्वामी की आपको पोजीशन देखनी है कि वो किस हाउस के अंदर जाके बैठा हुआ है। अगर वो किसी पॉजिटिव हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो वो उसकी पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कंधे पे ले लेगा। जैसे कि थर्ड हाउस का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ हो। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आपकी लग्न है। फर्स्ट हाउस, ये नया जीवन जो स्टार्ट होता है वो फर्स्ट हाउस से स्टार्ट होता है। फर्स्ट हाउस से आपको एक नया जीवन मिलता है। फर्स्ट हाउस से नए नए काम मिलते हैं कि इस जीवन में हम कुछ नया करेंगे। ये ऊर्जाएं, फ्रेश ऊर्जाएं जो है फर्स्ट हाउस से आती हैं। जब थर्ड हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस मींस केंद्र और त्रिकोण के अंदर जाके बैठेगा तो निश्चित रूप से थर्ड हाउस मजबूत हो जाएगा। सिबलिंग्स का भी हाउस है, पराक्रम भी है। थर्ड हाउस में स्किल्स भी आती हैं। इट मीन्स कि प्रोफेशन में स्किल्स का पर्सन काफ़ी यूज़ कर सकता है। कम्युनिकेशन का बहुत यूज़ करेगा। पराक्रम में काफ़ी पराक्रम, उसकी बॉडी में से वो पराक्रम की वाइब्रेशंस निकलती हुई दिखाई देंगे कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने कंधों पे ले सकता है। राहु का बहुत प्रबल प्रभाव देखने को मिलेगा। आज के समय में हो सकता है कि 2-2 फ़ोन यूज़ करता हो, टेक्नोलॉजी गैजेट इनसे जुड़ा रहता हो, फॉरेन की बातें बहुत करता हो, समझने की कोशिश करता हो कि भाई दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। ये उसकी थिंकिंग है, ये उसकी बेसिक आइडियाज़ हैं उसके माइंड में जो चलते रहते हैं। द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस थर्ड हाउस एंड फर्स्ट हाउस कनेक्शन, आपको एजुकेशन को आप कह सकते हैं कि एजुकेशन के ऊपर पूरी तरह डिपेंड नहीं होना होगा। साइड असल में, साइड बिजनेस में पर्सन अपने स्किल्स का यूज़ कर सकता है। सेकंड पॉजिटिव साइड क्या हो सकती है? द रिलेशनशिप साइड। उसको ये बहुत पॉजिटिव बना देता है बिकॉज थर्ड हाउस इनिशिएटिव और एफर्ट लेने का हाउस है, और ये काम त्रिकोण और धर्म त्रिकोण का एक कनेक्शन है। तो पर्सन काम और धर्म को कनेक्ट कर सकता है। हम फिफ्थ हाउस से तो रिलेशनशिप देखते ही देखते हैं, थर्ड से भी देखना चाहिए। उसका लगन में आना इंडिकेट करता है कि पर्सन के अंदर वो डिज़ायर्स हैं, वो इच्छाएं जो हैं जागृत है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा कि फ्रेश स्टार्ट है, लगन फ्रेश स्टार्ट है, नया जीवन। लेकिन थर्ड हाउस क्या दिखाता है कि भाई पिछले जीवन से भी हमारा कनेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ सम पॉइंट पे अगर आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है या आपकी स्पिरिचुअल ताकतें बहुत स्ट्रांग है तो ये पर्सन बहुत जल्दी अपने पिछली लाइफ के अंदर देख सकते हैं। इनके पास वो इंट्यूशन की पावर जो है इनको प्राप्त है, वो इनको मिली हुई है। तो ये बहुत पॉजिटिव कॉल बन जाती है अगर आपका पास्ट जो है वो एक अलाइंड पास्ट है। मीन्स यू आर ट्राइंग टू बी स्पिरिचुअल एंड किसी पास्ट जीवन में आप स्पिरिचुअल थे, तो अब अलाइनमेंट, काफ़ी पॉजिटिव अलाइनमेंट आपके लिए क्रिएट हो चुकी है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट इसका क्या हो सकता है? वेल, फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट इज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने शोल्डर पे ले लेना और उससे पीछे नहीं हटना, बैकआउट नहीं करना। किसी मेल के लिए ये पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। नाउ द नेगेटिव साइड ऑफ दिस अलाइनमेंट इज थर्ड हाउस और फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस से एक नया स्टार्ट है और थर्ड हाउस का लॉर्ड वहाँ पे आके बैठ गया। इसमें अगर सेकंड हाउस भी इन्वॉल्व है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पर्सन को हमेशा लगता रहेगा कि मुझे केवल भाग्य में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही मिली है, पैसा, फाइनेंस, सपोर्ट ये नहीं मिला है। ये इसकी नेगेटिव साइड है। कॉन्फिडेंस को ये लूज अप कर देता है क्योंकि उसको क्या लगता है कि यार मुझे डिज़ायर मेरी बहुत ज़्यादा है या और लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं, बट आई जस्ट कांट गिव दैट मच फ्रॉम माई साइड। ये एक फियर यहाँ पे लग जाता है। थर्ड थिंग, जो भी हाउस का लॉर्ड वहाँ बैठा होगा, आप ये तो मानेंगे कि वो 7th दृष्टि रखेगा, 7th देखता होगा। 7th जब वो देखेगा तो वो सप्तम भाव को देखेगा। इट मीन्स कि जो पार्टनर है, जो रिलेशनशिप है, उसके अंदर डिज़ायर्स बहुत इन्वॉल्व हो गई हैं। आपका पर्सन या तो पिछले जीवन से कहीं से आ सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है कि यार मेरा जो पर्सन है, पार्टनर है, स्पाउस है, 7th हाउस है, इसकी डिज़ायर्स ही खत्म नहीं होती हैं। तो मैलेफिक में ये 3 से 4 पॉइंट मैलेफिक यहाँ देखने को मिल सकते हैं। चेहरे पे कोई चिन्ह, कोई निशान, फेस पे, हेड पे, ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछले जीवन की जो यादें हैं वो बहुत ताज़ा हैं इस चार्ट के अंदर। इस चार्ट ने कहीं ना कहीं कोशिश करी है, कोई ना कोई जीवन ऐसा जिया है जिसमें कोई तांत्रिक वर्क, कोई धार्मिक वर्क, कुछ ऐसा करा है जो कि इंटेंसली आप कह सकते हैं ऑकल्ट से लिंक होता है। एंड दैट ऑल्सो टू इन्फ्लुएंस समवन्स पर्सनैलिटी, किसी इंसान की पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए। हो सकता है पर्सन पे करा हो, 7th हाउस पे करा हो, या फिर आपके पार्टनर स्पाउस ने आपके ऊपर ऐसी किसी चीज़ का उपयोग करा हो। तो ये इसकी दोनों साइड है जो हमने कवर करी है। अगर यही सेकंड हाउस के अंदर हो तो वेल, थर्ड हाउस और सेकंड हाउस का कनेक्शन, थर्ड हाउस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकंड हाउस में पैसा है। ठीक है, इन दोनों का जब भी संबंध बनेगा तो इट मीन्स कि हमारा जो पैसा है, मनी है, हमारा जो संसाधन है, वो किसी अच्छे काम के लिए उपयोग में आ सकता है। ये एक पॉजिटिव कॉल इसकी बन जाती है। राहु इज सिटिंग इन योर सेकंड हाउस, इट लुक्स लाइक
कि राहु जो है वो आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि थर्ड हाउस का मूल अधिपति इस दिस राहु की ऊर्जा। अब ये जब आपके सेकंड हाउस में आएगी तो फैमिली में बड़े ये इधर से उधर चीज़ों का होना दिखाएगी, और चाहे वो मैरिज में हो, चाहे वो रिलेशंस के अंदर हो, बट फैमिली में बनते हुए प्लस माइनस चेंजेस को ये दिखाती रहती है। और उसमें ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़े परिवर्तन फैमिली के अंदर आते रहते हैं, या फिर मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड इशूज़ यहाँ पे चलते रहते हैं, या अनडायग्नोज हेल्थ इशूज़ को नेगेटिव पॉइंट में ये 2 से 3 नेगेटिव पॉइंट को यहाँ बना के रखता है ना। द थर्ड पॉइंट इज, हमने पिछले जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करा है जिससे कि हमारी इंट्यूशन सीधा सीधा हमारी फैमिली और फाइनेंस दोनों के साथ लिंक हो रहे हैं। यहाँ पर्सन को ऐसा लग सकता है कि मैं पिछले जीवन में बहुत बड़ा कोई पर्सन था, बड़े बड़े मैंने काम करे थे, मैंने अपनी पूरी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, या पूरा जो फाइनेंस है वो मैंने ही बिल्डअप करा था। तो इस तरह की वाइब्रेशंस यहाँ पे लग सकती हैं, क्योंकि थर्ड हाउस मूल रूप से तांत्रिक हाउस है। ये सबसे ज़्यादा, अगर चार्ट का आप कहोगे ना, सबसे ज़्यादा जिसके अंदर तंत्र पावर्स हैं तो वो थर्ड हाउस के ही अंदर है। जब वही आपके सेकंड हाउस में आ गया, इट मीन्स आपके धन पे, आपके परिवार पे उसका कितना गहरा इन्फ्लुएंस हो गया, और ये गहरा इन्फ्लुएंस रिफ्लेक्ट होगा। या तो परिवार में ही ऐसा हो सकता है कि लोग जो है इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पर्सन को लगे कि मुझे एट अ पॉइंट इन चीज़ों की सहायता लेनी होगी टू चेंज द सर्कमस्टांसेस और द इकोसिस्टम ऑफ माई फैमिली। और मैं देख रहा हूँ कि भाई वो चीज़ें जो है वर्कआउट नहीं करनी है, फैमिली में इशूज़ आ रहे हैं, तो हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द थर्ड हाउस एनर्जी। ये पराक्रम को भी दिखाता है, सेकंड हाउस में इसका होना कहीं ना कहीं पराक्रम परिवार के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और डोमिनेंस स्थापित करने की भूख या इच्छा यहाँ पे बलवती हो सकती है। तो पॉजिटिव साइड में तो डोमिनेंस भी है, पॉजिटिव साइड में राहु का यूज़ करना भी है, और कहीं ना कहीं ऑकल्ट तंत्र इन ऊर्जाओं का यूज़ करना टू बिल्ड द फाइनेंस, हेल्प द फैमिली, और जीवन को सस्टेन करने के लिए। कई बार आप ऐसी भी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे दुश्मन आपका जो एनिमी होता है वो इन चीज़ों का यूज़ कर रहा हो, क्योंकि सेकंड हाउस मेकिंग ए ट्राइन विद द सिक्स्थ हाउस, ठीक है। तो आपको ऐसा लग सकता है यार कहीं हमारे अगेंस्ट तो इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया जा रहा, और अगर किया जा रहा है तो गाइज आपने पिछले जीवन में इन चीज़ों को करा है, तो यू आर समवन जो जानते हो ये चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। अगर ये थर्ड हाउस के अंदर होगा तो थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में ही बैठा हुआ है, वो इधर उधर कहीं मूव ही नहीं करा उसने, वो अभी भी अपने ही हाउस के अंदर पोजीशन लगा के बैठा हुआ है। इट मीन्स सारा जो रहस्य है वो आपके थर्ड हाउस के ही अंदर है, और दिस इज मेकिंग योर थर्ड हाउस एक्सट्रीमली पावरफुल। जब भी किसी हाउस का स्वामी एग्जॉल्टेड होता है, या फिर अपने मित्र राशि में होता है, या फिर स्वयं की राशि में होता है, तो वो बहुत पावरफुल होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे वो स्वयं की राशि में है, अपने ही हाउस के अंदर है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे पर्सन महसूस क्या करता है कि यार नो मैटर सिचुएशन कितनी मेरे हाथ से निकल जाए, फिर भी मैं इस प्लैनेट का यूज़ करके सब कुछ सेटअप कर लूँगा। आई सी इन चार्ट जिसमें टॉरस राइजिंग है, थर्ड हाउस का स्वामी चंद्रमा हो गया, और चंद्रमा थर्ड हाउस में ही बैठा हुआ है। नाउ चंद्रमा इज वॉट, चंद्रमा इज द इमोशन, चंद्रमा इज द कारक ऑफ मदर। तो पर्सन को क्या लगता है कि सिचुएशन कितनी ही मेरे अगेंस्ट चली जाए, पर्सन मनमौजी हो जाएगा, आलसी भी हो सकता है, अपने अंदर ही आराम से रहने वाला ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इस प्लैनेट का यूज़ करूँगा, मैं इमोशंस का यूज़ करूँगा, एंड आई जस्ट हैव फुल कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, पूरी सिचुएशन के ऊपर मेरा कंट्रोल वापस से आ जाएगा। तो नेगेटिव साइड में ये आपको थोड़ा आप कह सकते हैं कि फन लविंग बना देता है, जिसको ज़्यादा बहुत जल्दी चीज़ों की का इफेक्ट नहीं आता, बहुत जल्दी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता नेगेटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में नो मैटर क्या सिचुएशन हो रही है, आप तुरंत उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित कर सकते हो, डोमिनेंस लेके आ सकते हो, बट हैव टू यूज़ द प्लैनेट सिटिंग देव, उसी प्लैनेट का यूज़ करना होगा। अगर इस चार्ट में पर्सन इमोशंस की जगह एंगर का यूज़ करेगा, सो इट विल नॉट वर्क आउट, क्योंकि ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई है। जैसे आत्मकारक होता है, आपकी स्ट्रेंथ होता है, तो आप उसका यूज़ करोगे एंड पूरी सिचुएशन पर आपका कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो यहाँ पे इस प्लैनेट का बना है। इसके अलावा व्हाट यू कैन से, यू कैन जस्ट कैन से कि भाई पराक्रम जो है वो पर्सन का देखने को मिलता है, उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में काफ़ी अच्छा योग है, बट किसी जॉब को सस्टेन करने के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर्सन की इच्छाएँ और उसका फन लविंग एलिमेंट उसे वो करने नहीं देता है। द पर्सन विल फील ये नहीं, इसके बाद कुछ और कुछ और कुछ और, ये नयापन जो है वो जातक के जीवन में आता रहता है। इसीलिए ये अलाइनमेंट आपको एक ऐसा पर्सन इस्टेब्लिश करा देती है जो कि हमेशा डोमिनेंस चाहता है, या फिर रिलेशनशिप को मैरिज में ले जाना, मैरिज करना, एक जगह स्टेबल हो जाना एंड ऑल, ये कॉल उस पर्सन की नहीं बनती है। तो काम भाव इतना पावरफुल हो गया है कि पर्सन को नई नई चीज़ों की तरफ डिज़ायर्स आती रहती है। एक बार किसी चीज़ को करना, निकल जाना, फिर कुछ नया ट्राई करना, ये चलता रहता है। एजुकेशन स्ट्रीम बदल सकता है, जॉब में चेंजेस ला सकता है। स्टेबल होना एक जगह तभी संभव है जब पर्सन जो है अपने पिछले जीवन को जान जाए, समझ जाए और उन कर्मों से मुक्त होने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे पर्सन ने निश्चित रूप से किसी न किसी ऐसे पावर का यूज़ करा है जो कि तंत्र से, सीक्रेटिव, ऑकल्ट, इन चीज़ों से लिंक होती है। क्यों लिंक होती है? क्योंकि ऑकल्ट का मेन हाउस है, नाग शक्ति यहाँ पे प्रभावित हैं। तो या तो कोई पर्सन आपके टुवर्ड एक्सट्रीम पॉसेसिव हो जाएगा, या आप किसी पर्सन के टुवर्ड एक्सट्रीमली पॉसेसिव
फील करोगे। ये वो स्ट्रेंथ है जो यहाँ पे चलती रहती है। फोर्थ हाउस के अंदर अगर ये हो तो थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस का कनेक्ट, वेल हाउस का स्वामी अपने से सेकंड चला गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया। फोर्थ हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की, सुख की, मदर फादर की, स्पेशली मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर पे रखना, और कोशिश पर्सन करता रहता है कि नो मैटर व्हाट मैं इस इकोसिस्टम को जो मुझे सुख देता है, कंफर्ट देता है, इसको प्रोटेक्ट करता रहूँगा। ये आपको सोल्जर्स के चार्ट में देखने को मिल सकता है। थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, मदरलैंड को प्रोटेक्ट करना, जीवन पे खेल के प्रोटेक्ट करना, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम है, एक्सट्रीम का पराक्रम है। पर्सन जीवन पे खेल सकता है फोर्थ हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए। पॉजिटिव कॉल क्या बनी? आप पॉजिटिव कॉल में कह सकते हो कि ये एक अलाइनमेंट आपको शत्रुओं पे विजय प्रदान करती है। ये एक अलाइनमेंट आपको अपने परिवार को सुरक्षा देने वाला पर्सन बना देती है। ये एक अलाइनमेंट आपको ये इंडिकेट करती है कि आपके जो भी एफर्ट होंगे वो कोई ना कोई रिजल्ट, रिवॉर्ड, पॉजिटिविटी लेके आएंगे, क्योंकि हाउस का स्वामी अपने से सेकंड गया है। ये भी बात आपको देखनी होगी। यही एक अलाइनमेंट आपको बताती है कि आपका हर एफर्ट इनकम जनरेट कर सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब या सर्विस के लिए एक अच्छी आप कह सकते हैं कि अलाइनमेंट ये इंडिकेट होती है कि थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस का एक संबंध बना। नेगेटिव साइड ऑफ दिस अलाइनमेंट इज थर्ड हाउस सीक्रेटिव है। थर्ड हाउस ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, इन सबको कंट्रोल करता है। फोर्थ हाउस आपके दिल का हाउस है, आपके हृदय का हाउस है। थर्ड और फोर्थ का जब भी कनेक्ट बनता है, पर्सन अपने दिल में बहुत राज आप कह सकते हैं, बहुत सीक्रेटिव बातें जो है वो छुपा के रखता है। फोर्थ हाउस आपके सुख का हाउस है। थर्ड हाउस में राहु है, तो राहु यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस माइनस करता रहेगा। उसकी इच्छा बनेगी कि यार या तो परिवार में आप कह सकते हैं बड़ा घर बनाना, बड़ी कार लेना, ये सब बातें होंगी, नहीं तो कुछ डिस्टर्बेंस होंगे। कोई ऐसा पर्सन होगा जिसकी इच्छाएं जो है कंट्रोल में ही नहीं आ रही, कभी उसे कुछ और चाहिए, कभी कुछ और चाहिए, इसकी वजह से परिवार में डिस्टर्बेंस ला देता है। तो राहु का नेगेटिव बर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि हमारी फैमिली को सोसाइटी से वैलिडेशन नहीं आने देता है। नो मैटर व्हाट, बट वो वैलिडेशन नहीं आ पाता है। पर्सन अपना पराक्रम दिखाएगा, बिजनेस बनाएगा, कुछ काम करेगा, बट फिर भी वो वैलिडेशन, समाज से जो वैलिडेशन है वो अपने आप में एक चैलेंज का पार्ट बन जाता है। तो पॉजिटिव कॉल क्या हुई कि भाई पॉजिटिव में ये बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, बट द नेगेटिव कॉल इन हाउसेस को, इन एरियाज को ये डिस्टर्ब कर देता है। अगर हम बात करें फिफ्थ हाउस की कि फिफ्थ हाउस और थर्ड हाउस का कोई कनेक्शन बने, तो थर्ड हाउस एफर्ट का हाउस है, फिफ्थ हाउस रिलेशनशिप का है, फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन का है, फिफ्थ हाउस संतान का है। तो किस तरह से ये हाउस उसको शेप करेगा? थर्ड हाउस एफर्ट देगा, पराक्रम दिखाएगा। फिफ्थ हाउस रिलेशनशिप का है, तो रिलेशनशिप में एफर्ट और पराक्रम जाएंगे। पर्सन फील करेगा नहीं यार यहाँ पे अगर कुछ सही चल रहा है ना, फिर भी इसको इधर से उधर कर देता है। इधर से उधर करने का मतलब है कि आप चलते हुए रिलेशनशिप में भी एफर्ट अपनी तरफ से देते रहोगे, अपना पराक्रम दिखाते रहोगे, अपना वो डोमिनेंस जो है एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकते हो। एंड रिमेंबर, दिस डोमिनेंस इज नॉट द मंगल टाइप का डोमिनेंस, दिस डोमिनेंस इज लाइक राहु टाइप। राहु नागलोक कैसा है, बहुत जैसे कुंडल नहीं बना लेता है ना किसी के, और पकड़ लेता है किसी को, उस तरह की एनर्जी है। सो ये एनर्जी आपको अपने फिफ्थ हाउस में विजिबल होगी, दिखाई देगी कि हाँ भाई पर्सन के टुवर्ड एक कुंडल नहीं सा बना लेना, या पर्सन आपके टुवर्ड एक वो पॉजिटिव लेयर क्रिएट कर देता है। तो ये कुछ यहाँ देखने को मिल सकता है। सेकंड कॉल ये हो सकती है कि एजुकेशन का हाउस है फिफ्थ हाउस, थर्ड हाउस स्किल का हाउस है। दोनों में फर्क है। एजुकेशन इज लाइक इंस्टीट्यूट से जो आप लेते हो, और थर्ड हाउस इज द स्किल का हाउस है। तो यहाँ पर्सन ऐसी एजुकेशन स्ट्रीम में जा सकता है जिसमें स्किल का यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़े, स्पेशली राहु जैसी स्किल का। तो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाने के लिए एक परफेक्ट अलाइनमेंट ये सेटअप हो जाती है। नहीं तो इस अलाइनमेंट की वजह से एक बार आपको एजुकेशन स्ट्रीम चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस राहु है। राहु जहाँ भी जाएगा वो वहाँ पे कुछ ना कुछ अप डाउन करेगा। उसकी इच्छा है कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे उथल पुथल मचाऊंगा। तो ये उथल पुथल की अलाइनमेंट जो है वो राहु की वजह से यहाँ पे बाहर निकलती है। अगर हम संतान पक्ष के बारे में कहें तो देखिए, कई बार आपने सुना होगा ना कि भाई फैमिली के अंदर सेम आत्मा का रिपीटेशन हो रहा है, सेम आत्मा का जन्म है, उसके लिए ये एक अलाइनमेंट है। ये एक्चुअल में एक पितृदोष की भी अलाइनमेंट है, क्योंकि राहु थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट द आद्र एनर्जी। राहु की एनर्जी है, फिफ्थ हाउस में जाएगी तो कुछ ना कुछ पितृदोष भी क्रिएट करेगी। और उसका इम्पैक्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा? फैमिली के मेल मेंबर्स को या तो रिलेशन में, मैरिज में, या फिर आप कह सकते हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, इनके ऊपर जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। क्यों फेस करने पड़ेंगे? कॉज ऑफ प्लैनेट राहु आद्रा। तो वो एक डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट कर देता है प्लैनेट राहु। पितृदोष में यही इंडिकेशन होती है कि पितृदोष से मेल मेंबर्स को एक्चुअल में ज़्यादा इफेक्ट आता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो अलाइनमेंट है कैसे आपकी संतान पक्ष को पीड़ित कर रही है या इन्फ्लुएंस कर रही है, सेम थिंग द मेल मेंबर, मेल साइड, उसके ऊपर इसका ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस जाता रहता है। वैसे भी फिफ्थ हाउस के मूल कारक कौन है? सूर्य और गुरु, ये यहाँ के मूल कारक है। राहु गुरु दोनों अपोजिट कैंप के प्लैनेट है। तो थर्ड हाउस का फिफ्थ हाउस में होना कुछ अपोजिशन जो है वो लेके आता है। एजुकेशन स्ट्रीम मैंने जैसे आपको बताया, संतान में मैंने आपको जैसे बताया, तो वो गुरु को दिक्कत देता है। गुरु को दिक्कत क्या देगा? गुरु इज व्हाट? सोसाइटी, समाज, समाज से आता हुआ वैलिडेशन, वो परेशान हो जाता है। पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट दे रहा है। लेट्स थिंक अबाउट इट कि भाई कोई पर्सन है एजुकेशन में जाता है, अपनी तरफ से एफर्ट देता है, अच्छी डिग्री लेके आता है, एजुकेशन स्ट्रीम बदल लेता है, वैलिडेशन नहीं आ रहा, वैलिडेशन खत्म हो गया। वैलिडेशन
जो आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। दो स्किल है उसके पास, स्किल का यूज़ करेगा तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है जस्ट यूजिंग प्लैनेट राहु। अगर वो राहु को यूज़ करना सीख जाता है तो यहाँ पे आप ये भी मान सकते हैं कि ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसने पिछले जीवन में एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, ऑकल्ट इनकी शिक्षा प्राप्त करी है, निश्चित रूप से करी है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का रोल रहा है। मीन्स हो सकता है कि इस पर्सन ने पिछले जीवन में अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, अपने इमोशंस को स्टेबल करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करा हो। ये हो सकता है और आज भी ये रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। द पर्सन फील्स लाइक मुझे मेरे इमोशंस को कोई समझ ही नहीं पाता, जुपिटर, जनता, सोसाइटी वो समझ नहीं पा रही है। सो द पर्सन इज यूजिंग राहु टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, अपने ही इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। तो द पॉजिटिव कॉल इज राहु हेल्पफुल हो सकता है, द नेगेटिव कॉल इज कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, सोसाइटी से एक अननेसेसरी डिस्प्यूट। कई बार तो जुपिटर भी रेट्रो देखने को मिल सकता है चार्ट में, ऐसे चार्ट्स के अंदर। अगर हम 6th हाउस की बात करें तो 3rd हाउस और 6th हाउस का संबंध काफ़ी शानदार, काफ़ी सॉलिड संबंध है, क्योंकि हाउस की वाइब्रेशन जो है वो मैच होती हुई वाइब्रेशन है। दोनों अपोजिट कैंप के प्लान हाउसेज हैं, अपोजिट कैंप अपोजिट है, बट एक त्रिक में आता है, एक त्रिशडाई में आता है। तो आप मान सकते हैं कि भाई हाँ, माइनस माइनस कुछ प्लस हो सकता है। मैंने अपोजिट कैंप क्यों कहा? 6th हाउस प्रारब्ध है, 6th हाउस बाउंडेशंस है, 6th हाउस बाउंड्रीज को सेट कर देता है। 6th हाउस का स्वामी कहीं भी जाके बैठेगा ना, वहाँ बाउंड्री लग जाएगी, जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, इससे ज़्यादा ले ही नहीं सकते। और 3rd हाउस क्या कहता है? भाई कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट तो दूर की चीज़ है। ये दोनों में फ़र्क है। तो अपोज कहाँ पे हुआ? यहाँ पे एक अपोजिशन हुआ और जीवन में एक युद्ध सा छिड़ जाता है, एक बैटल सी लग जाती है। कई बार होता है ना कि चैलेंज, कि भाई ये काम नहीं कर सकता, वो करके दिखाएगा, उस तरह के अलाइनमेंट है ये। या तो आपके जीवन में ऐसे चैलेंजेस होंगे, दुनिया आपसे कहेगी भाई ये काम तुम नहीं कर सकते, ये बाउंड्री है, और आप उस बाउंड्री को ब्रेक करोगे। दिस इज द वर्क राहु डिड। अ सेटेड बाउंड्री इज कि भाई राक्षस जो है वो अमृत नहीं पी सकते, बट राहु जस्ट ट्राइड टू चेंज। और यहाँ पे पर्सन को ऐसा लगता है दैट आई एम द वन जो कि सेटेड बाउंड्रीज को चेंज करूँगा, चैलेंज करूँगा। और ये आपको हर जगह देखने को मिल सकता है, फैमिली में देखने को मिल सकता है, अपने आसपास देखने को मिल सकता है। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसा फाइट कर सकते हो जो कि सिचुएशन को बदल के रख दे। मीन्स अब तक फैमिली की सिचुएशन कुछ और थी और आपने दिया, एग्जाम निकलता है, कुछ और ही सिचुएशन आप क्रिएट कर देते हो। तो ये वो अलाइनमेंट्स के अंदर आता है। पर्सन की स्किल 6th हाउस के अंदर आ गई है। 6th हाउस क्या है? लीगल साइड है, हेल्थ की साइड है, इन चीज़ों में आपकी स्किल है, इन चीज़ों में बहुत अच्छा पर्सन क्रिएट कर सकता है, वर्क कर सकता है। 6th हाउस कहीं ना कहीं बाउंड्रीज को दिखाता है। तो जो भी चीज़ एक बाउंड्री की तरह दिखती है, लेट्स से समथिंग इज लाइक अ बाउंड्री, समथिंग इज लाइक अ चैलेंज, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसको चैलेंज कर देना, ये आपकी बेसिक पावर है, बेसिक स्किल है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, समटाइम वी से ब्लैक मैजिक, समटाइम वी से कि भाई कोई ऑकल्ट है, ब्लैक मैजिक है, इनका प्रभाव है, उसको जानने की एक ये अलाइनमेंट है। क्योंकि 3rd हाउस मूलतः राहु का हाउस है, वो अब बंधनों में आ गया। तो राहु ने या तो बंधन क्रिएट करे हैं या राहु खुद बंधनों में आया है। राहु इज द प्राइम प्लैनेट फॉर द ब्लैक मैजिक, इल्यूजन, डार्कनेस, अब वही बंधनों में है। तो हो सकता है कि शत्रु पक्ष आपके ऊपर कुछ कर रहा हो, आप शत्रु पक्ष पे कुछ कर रहे हो, या आपकी स्किल ऐसी है कि शत्रुओं के ऊपर विजय आपको प्राप्त करनी है, एंड उसमें राहु का यूज़ करना होगा। उसमें राहु का यूज़ मैंडेटरी है, जस्ट इज मैंडेटरी, इट नॉट कि भाई नहीं करूँगा ना, वो मैंडेटरी काम है। तो राहु का यूज़ उस काम के लिए करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है when comes to facing the challenges, when comes to winning over those challenges, when comes to the 6th house, वहाँ राहु देखना भी चाहिए और उसका इफेक्ट आएगा। तो आप ये बात कह सकते हो, काम भाव का संबंध जब भी इस बाउंड्री में आता है, समस्याएं क्रिएट होती हैं मैरिज या रिलेशनशिप में फॉर श्योर। और वो क्यों क्रिएट होती हैं? क्योंकि 3rd हाउस काम है और 6th हाउस क्या है? मूल काम, सप्तम से 12वां, उसका लॉस करा देता है। तो मेन काम क्या होता है पर्सन का? डिजायर, मैरिज, रिलेशनशिप्स, सप्तम भाव। अब यहाँ पे वही वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो ये एक चैलेंज है। आप मान सकते हो कि इन चीज़ों के अंदर एक चैलेंज प्लैनेट पुट कर देता है। बेस्ट ये है कि आप 6th हाउस से फाइट करो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करो, कंपटीशन को क्लियर करो, एंड देन 3rd हाउस और 7th हाउस का कनेक्शन। 7th हाउस काम भाव है, 3rd हाउस भी काम भाव है, दोनों काम के, दोनों डिज़ायर्स के हाउसेस है। फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? वेल 3rd हाउस वो काम है, वो डिज़ायर है जो कि इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट होती है, सोलो लेवल पे स्टार्ट होती है। क्या उस 3rd हाउस में जो नक्षत्र आता है ऑफ प्लैनेट राहु और द लोक, इट जस्ट इज द नाग लोक एनर्जी एंड द आद्रा एनर्जी, इट मीन्स जो स्वयं से स्टार्ट होती है। और 7th हाउस में आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करनी होगी, समझौता करना होगा, कोई दूसरा पर्सन आपको चाहिए, आपको यहाँ पे डिज़ायर को स्टेबल करना होगा। 3rd हाउस की डिज़ायर्स कभी भी स्टेबल नहीं होती हैं, 7th की होती हैं। बिकॉज 7th इज द मैरिज, आप मैरिज में कितने चेंजेस करोगे, बार बार करोगे। 3rd हाउस में अनस्टेबल है, मूड स्विंग्स है। 3rd हाउस कभी 1, कभी 2, कभी 3, ऐसे चलता रहता है। अब दोनों का यहाँ कनेक्शन हुआ है, 7th हाउस के अंदर हुआ है, इट मीन्स 3rd हाउस का लॉर्ड उठा, वो 7th में आया।
तो यहाँ इच्छा हो सकती है, डिज़ायर हो सकती है कि भाई मैरिज करनी है, स्टेबल डिज़ायर रखनी है, मूड स्विंग से बाहर आना है। पर्सन जैसे जैसे मैच्योर होता है उसमें ये चेंजेस आते हैं कि नई नई इच्छाओं की तरफ नहीं भागना है। एक ये मैच्योर चेंज यहाँ पे आ सकता है। और द सेकंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पर्सन जो है मैरिज को अनस्टेबल करके रख दे। वो ऐसा करके रख दे, नहीं यार यहाँ पे वो जो स्टेबल कॉल आ रही है, जो वो सिंगल कॉल आ रही है, वो वर्कआउट नहीं करेगी। तो पॉजिटिव साइड में अगर ये अच्छी अलाइनमेंट है, अच्छा सेटअप है, मीन्स राशि वाइज ठीक है, प्लैनेट एक्सॉल्टेड महसूस कर रहा है या फिर अपनी मेन ट्राइन राशि के अंदर है, तो आप ये मान सकते हैं कि थर्ड हाउस का स्वामी सेवंथ हाउस को बेटर कर देगा, स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा लेगा, एंड दैट पर्सन विल फील कि भाई ठीक है, नई नई डिज़ायर को, नई नई इच्छाओं को अब खत्म करते हैं और फैमिली की तरफ मूव करते हैं, या टुगेदर होकर हम कोई इच्छा नहीं पूरी करेंगे। तो ये उन अलाइनमेंट में हो सकता है जहाँ पे पति पत्नी, पर्सन एंड द स्पाउस और द पार्टनर टुगेदर होके कोई नई डिज़ायर पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक दे टुगेदर एंड वर्किंग ऑन अ थर्ड प्रोजेक्ट। तो ये वहाँ बहुत बेटर हो सकता है। बट इसकी चैलेंज क्या है? थर्ड हाउस में मूड स्विंग्स हैं, सोलो है, तो आप कहिए कि उसका चैलेंज तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि उसका स्वामी तो राहु है। अब वो जहाँ पे भी जाके बैठता है कुछ ना कुछ वो उधम मचाता है, डिस्टर्बेंस करता है। तो यहाँ पे उधम तो प्लैनेट मचाएगा, राहु अपने जैसे काम करेगा, कुछ ना कुछ उधम मचाने की कोशिश करेगा। या तो वो सोसाइटी में जो भी मैरिजेस में चीज़ें चल रही हैं, फैमिली के अंदर जो हुए थे चैलेंजेस, उनको समझ के अपनी मैरिज में, अपने चलती हुई बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नया चैलेंज क्रिएट कर देगा, या फिर वो इंट्यूशन के दम पे इसे हील अप कर देगा। क्योंकि थर्ड हाउस की मेन पावर क्या होती है? इंट्यूशन की पावर होती है। थर्ड हाउस की मेन पावर इंट्यूशन है, उसकी स्किल है। जब वो सेवंथ हाउस में आया है, बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब में प्रमोशन, मैरिज, जो ये स्टेबल डिज़ायर्स होती हैं, इन पे अब वो काम करने लगा है। अब उसके इंट्यूशन को, उसकी स्पिरिचुअल कॉल को एक डायरेक्शन मिल गई। अब तक उसके पास वो डायरेक्शन नहीं थी। थर्ड हाउस में डायरेक्शन होती ही नहीं है, वो डार्कनेस है उस हाउस के अंदर। लेकिन सेवंथ में आते आते उसको डायरेक्शन मिल गई है। अब वो क्या करेगा कि यार मेरा ऑकल्ट, मेरी स्पिरिचुअल कॉल, मेरा जैम स्टोन, मेरी एस्ट्रोलॉजी, इनका मैं यूज़ करता हूँ और अब मुझे स्टेबल डिज़ायर्स पे काम करना है, जैसे मैरिज, रिलेशन, जैसे कि बिजनेस पार्टनरशिप, जैसे कि प्रमोशन, इनके ऊपर अब मुझे काम करना है। तो ये उसकी नई एक इच्छा है जो बन के बाहर आई है। तो आई थिंक ये आउटलुक जो है काफ़ी मैच्योर आउटलुक है। और काम की अधिकता से पर्सन के अंदर इच्छाओं की अधिकता तो होती है, बट मैच्योर दिखता है। आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। वो मूड स्विंग्स यहाँ पे कम होते जाएंगे विद टाइम। एंड और क्या कह सकते हैं आप इस अलाइनमेंट के बारे में? वेल, सूर्य यहाँ पे वर्क नहीं करता है, सैटर्न यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो डेफिनेटली प्रोफेशन में ये रिफ्लेक्ट होगी। वर्क लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा अलाइनमेंट है, एक से अधिक काम करने के लिए, मल्टीपल वर्क्स करने के लिए बहुत अच्छा अलाइनमेंट है। बट सूर्य के लिए ये अलाइनमेंट हेल्पफुल नहीं है। तो इन द स्टार्ट हो सकता है कि पर्सन का जो आउटलुक रहा है, नज़रिया रहा है, या तो वो फादर से सेटअप नहीं होगा, फादर के साथ वो कनेक्टेड नहीं हो पाएगा, या फिर उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस पर्सन को फादर साइड से फेस करने पड़ेंगे। कई बार होता है ना कि फादर को आप कितना भी चाहें, बट यहाँ पे समझाने में इशूज़ आए, चैलेंजेस आए, तो वो एक ये पॉइंट बन सकता है कि आप अपनी डिज़ायर नहीं समझा पाओगे। मैरिज रिलेशनशिप में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसी अलाइनमेंट है तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई इन लॉज के साथ बात करना इज जस्ट लाइक बड़ा टॉक्सिक सा काम हो जाता है। अगर ये 8th हाउस के अंदर हो, वेल, थर्ड हाउस और अष्टम भाव का संबंध, थर्ड हाउस है क्या? थर्ड हाउस अष्टम से अष्टम है, तो उसके अंदर अष्टम की ही वाइब्रेशन है एक्चुअल में। तो अब यहाँ पे थर्ड हाउस का आगे स्वामी बैठ गया। अब वो जब अष्टम के अंदर बैठा है तो अष्टम जैसा कुछ काम करेगा। अष्टम क्या है? अष्टम अध्यात्म है, गहरा है, ज्ञान है, स्पिरिचुअल है। तो आप ये मान सकते हैं पॉजिटिव कॉल में तो ये पर्सन एक्सट्रीम का सीक्रेटिव हो सकता है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको कुछ नया करने की आवश्यकता ही नहीं है। कई लोग होंगे ना, वो चिल टाइप के लोग देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये पिछले जीवन से इतनी स्किल लेके आया है और अपनी सारी स्किल इसने अष्टम भाव में रख रखी है, जो कि छुपा हुआ हाउस है। रिसर्च है, रिसर्च में बहुत कुछ कर सकता है पर्सन। अपनी स्किल का यूज़ कर सकता है ऑकल्ट में, अपनी स्किल का यूज़ कर सकता है टैरो रीडिंग में, एस्ट्रोलॉजी में। और अष्टम से जो ज्ञान निकल के आता है वो एक्चुअल में आपको ऐसा ज्ञान देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा तांत्रिक बैंड को लेके बैठा हुआ है। मीन्स नवम में और अष्टम में यही फ़र्क है। नवम का ज्ञान ऐसा है जिसको आप सोसाइटी को फिर भी समझा सकते हो, अष्टम का वो नहीं है। जो बड़ी बड़ी रिसर्च के पेपर्स हैं एक्चुअल में तो वो किसी के समझ आते नहीं हैं। जो बड़ा बड़ा तंत्र मंत्र की बातें हैं वो आम जनता से, आम पब्लिक से बहुत दूर है। तो आपके एफर्ट एक ऐसे हाउस की तरफ गए हैं जो जनता से बहुत दूर है, जो कि छुपा हुआ है। तो आप ये मान सकते हैं कि आपके एफर्ट एक्चुअल में हिडन रूप से चलते रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते, वो समझ नहीं आते, बस वो चलते रहते हैं। तो ये उसकी एक कॉल है जो चार्ट के अंदर डेवलप हुई है। अब इसको आप पॉजिटिव भी मान सकते हैं, आप इसे नेगेटिव भी कह सकते हैं। नेगेटिव साइड में तो आप ये मानिए कि नेगेटिव साइड में ये इंडिकेट करता है कि पर्सन को पराक्रम बहुत करना पड़ेगा मैरिज को सस्टेन करने के लिए, इन लॉ से बात करने के लिए, रिसर्च के अंदर जाने के लिए। उसको अपना पूरा पराक्रम यूज़ करना होगा समाज को समझाने के लिए कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। यही एक समस्या बन जाएगी। हो सकता है आप डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जो कि लोगों को समझ ही नहीं आता है, तो ये पॉइंट बन सकता है। और पॉजिटिव कॉल क्या है कि इस पर्सन को वो चिलिंग एनवायरनमेंट मिला ईश्वर की कृपा से। इसको भगवान ने ऐसी सिचुएशन दी है कि भाई तो कुछ ना भी करे तो भी चीज़ें अपने आप वर्कआउट करेंगी।
क्यों करेंगी? क्योंकि एक हाउस ऑफ इंट्यूशन, थर्ड हाउस, उसको पर्सन ने अष्टम से जोड़ रखा है। हेल्थ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसका ऐसा इम्पैक्ट आता है कि या तो आपको अपनी हेल्थ को लेके एक फियर होता है, या पर्सन को पहले एक इंट्यूशन मिल जाती है टू द अष्टम की, अष्टम में क्या हो सकता है मेरे साथ। लेकिन पॉजिटिव कॉल इसकी यही बनी है कि भाई आपको स्किल बहुत मिल गई है। अगर आप उनको चैनलाइज कर लेते हो, कोई दशा ऐसी आती है कि ये हाउस उठ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो आप बिन कुछ नया करे, बिन कोई नई एजुकेशन लिए, बिन कुछ नया इन्वेस्ट करे, एफर्ट डाले, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, रिवॉर्ड में आ सकते हो। तो द पॉजिटिव कॉल इज़ दिस रिवॉर्ड गिविंग कॉल, एंड द नेगेटिव कॉल इज़ भाई दुनिया को समझाने में बड़ी समस्या है, क्योंकि दुनिया का हाउस नवम हाउस है, उसका ये लॉस करता है अष्टम भाव हमेशा। इस वजह से अपना ज्ञान अपने तक ही रह जाएगा। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो ट्रेडर्स हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर भी हैं, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट कम्स टू उनकी खुद का घर नहीं जानता कि पर्सन कर क्या रहा है। क्यों नहीं जानता? क्योंकि अष्टम भाव का इन्फ्लुएंस है उसके एफर्ट्स के ऊपर। ये एक प्रॉब्लम का पॉइंट है। जॉब में थोड़ा जॉब को अनस्टेबल कर देता है। जॉब में लाभ जो है या तो आपके कम्युनिकेशन से आएगा या फिर आपकी स्किल से आएगा। आपकी डिग्रीज से शायद वो ना आ पाए, क्योंकि ये हाउस जो अष्टम है ये जॉब का लाभ है, मैरिज का सस्टेनमेंट है। वहाँ पे आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड एफर्ट का स्वामी बैठा हुआ है। अगर ये नवम में हो जाए तो नवम इस जनता, नवम इस समाज, नवम इस सोसाइटी, थर्ड हाउस और नवम हाउस का संबंध। अब कोई भी अगर थर्ड हाउस का स्वामी नवम में जाएगा तो वो अपने हाउस को तो देखेगा। इस बात को तो आप एक्सेप्ट करोगे कि कोई भी प्लैनेट होगा भाई सप्तम दृष्टि तो रखेगा, सेवंथ से अपने हाउस को देख रहा है, प्लैनेट अपने हाउस को देख रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे राहु जो है MKS में आ जाता है, मरण कारक स्थान है, क्योंकि नवम हाउस गुरु का है। गुरु से मीटअप हो गया आपके थर्ड हाउस के स्वामी का, गुरु प्रकाश है। इसकी नेगेटिव साइड में आपको एक बात बताऊं, कई लोगों को अपने पिछला जीवन पूरा हूबहू याद आ जाता है। ये इसकी नेगेटिव साइड है। कुछ नया नहीं कर पाते क्योंकि वो पिछले में ही चलते रहते हैं, उनको वो पूरा याद आ गया एकदम से। अब उस पर्सन को दिक्कत ये है कि शुड आई फोकस ऑन द नेक्स्ट और शुड आई थिंक अबाउट माई पास्ट। तो पास्ट वर्सेज फ्यूचर, वो डिलेमास सबसे ज़्यादा आपको थर्ड में या नाइन्थ में देखने को मिलता है। आई एम नॉट सेइंग इन एवरी वंस केस, बट डेफिनेटली जिनको एकदम से ट्रॉमा लगा है, यात्रा में जा रहे थे, कुछ डिस्टर्बेंस आई, एकदम से वो पास्ट में चले जाते हैं। गुरु मिला है, पास्ट की तरफ ले जाता है। गुरु आपको सुना होगा, गुरु मिलता है तो स्वयं से परीक्षित, स्वयं से परिचय करा देगा। जब कोई गुरु मिलेगा वो कैसे करा देगा? थर्ड हाउस, स्वयं तो आप थर्ड में है, इतने जीवन आपने थर्ड में रखा है अपने आप को, तो उससे परिचय हो जाता है। अध्यात्म के लिए बेस्ट कॉल है, इंट्यूशन के लिए बेस्ट कॉल है। और यहाँ पे जो अध्यात्म है वो ऐसा है जो समाज को आप दिखा सकते हो। कॉल इट एस्ट्रोलॉजी, कॉल इट टैरो रीडिंग, कॉल इट हीलिंग साइड, कुछ ऐसे वर्क जो आप सोसाइटी को दिखा सकते हो वो यहाँ पे है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे परफॉर्म करता है। नाइन्थ हाउस भाग्य का है, तो एफर्ट ने सीधा कनेक्शन भाग्य के स्वामी के साथ बना लिया। गुरु मिल गया, समाज ने आपको एक्सेप्ट कर दिया, वैलिडेशन आ गई, तो बहुत समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आई थिंक पॉजिटिव कॉल में ये भाग्य की कॉल आपके प्लैनेट ने एक्सेप्ट करी है कि भाई भाग्य की कॉल लगा दिया है। लेकिन फिर भी मूल रूप से थर्ड हाउस का मालिक कौन है? राहु है, तो कुछ ना कुछ उथल पुथल तो करेगा। नवम भाव भाग्य का है, यात्राओं का है, अध्यात्म का है, उसी के साथ ये गुरु और फादर का भी है। तो गुरु और फादर के जीवन को अगर आप समझोगे या अपने दादा पक्ष को समझोगे तो आपको लगेगा यार यहाँ कुछ उथल पुथल रही है। कहीं बाहर से आके कहीं बस जाना, कहीं बाहर से आके कहीं पे नया सेटलमेंट बनाना, ये दादा के साथ हो सकता है, दादा पक्ष के साथ, ग्रैंडफादर पक्ष के साथ ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहु ने उनके जीवन में कुछ उथल पुथल मचाई है। बाद में फैमिली को स्टेबल करना भी दिखता है। एफर्ट्स पूरे परिवार ने बहुत ज़्यादा दिए हैं, बट भाग्य ने, समाज ने, सोसाइटी ने वो एक्सेप्टेंस आपको दे रखी है। अगर आप अपने थर्ड हाउस को बहुत कम यूटिलाइज करो तो ही ठीक है। कई लोग ऐसे देखने को मिले होंगे जिससे कि कह देते हैं भाई तुम कुछ ना करे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे ऐसा पर्सन को लग सकता है यार मैं करता हूँ जब शायद काम बिगड़ जाते हैं। बट अर्थ से कि अगर आप अध्यात्म की तरफ हैं, जो कि होंगे, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई देता है, तो फिर चीज़ें और अलाइनमेंट आपके कंट्रोल में है। शुड नॉट फियर, दिस अलाइनमेंट इज़ अ कूल अलाइनमेंट। आई थिंक अध्यात्म के साथ ये फॉरेन ट्रैवल भी ले जा सकते हैं, इससे आप काफ़ी मल्टीपल काम कर सकते हैं। इसकी पॉजिटिव कॉल अगर आ जाए तो वैलिडेशन सोसाइटी से मिल जाता है। मैरिज में थोड़ी अर्ली मैरिज की संभावना ये बना देता है। तो कुछ पॉजिटिव कॉल यहाँ पे बनती हैं। पर्सन कोई बड़ा टीचर हो सकता है, बड़े इंस्टीट्यूट का मालिक हो सकता है, उसके डिज़ायर्स ऐसी होंगी जो कि समाज को, सोसाइटी को एज अ इक्वल लेके चलती हूँ कि कोई बड़ा काम करना है, कोई नया लेसन दुनिया को देना है। ऐसे बड़े काम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर हम 10th हाउस की बात करें, थर्ड और 10th का कनेक्ट, वेल 10th इज़ वॉट, 10th इज़ योर निष्काम कर्म, और थर्ड इज़ वॉट, थर्ड इज़ योर डिज़ायर। नाउ यू थिंक अबाउट इट। एक हाउस जो कह रहा है मैं निष्काम हूँ, और दूसरा वो कह रहा है कि भाई मैं तो सकाम हूँ, मेरी तो डिज़ायर है, और सोलो लेवल पे डिज़ायर है, मूड स्विंग्स हैं, मैं तो बदलता रहता हूँ। तो वो बदलाव, थर्ड हाउस में बहुत बदलाव है।
थर्ड हाउस में मूड स्विंग्स बहुत हैं। थर्ड हाउस ये कहता है कि आज कुछ ये है, कल कुछ वो है, परसों कुछ और है। और टेंथ हाउस क्या कहता है, एक ही वर्क को करते रहना है कॉन्स्टेंटली। तो ये अपोज है, ये अपोजिशन यहाँ मिली है। अब ये अपोजिशन कैसी है, ये प्रोफेशन में रिफ्लेक्ट हो सकती है। इंडिविजुअल लेवल पे, सोलो लेवल पे कोई काम करना है, कोई बिजनेस करना है, कुछ ऐसा करना है जो मैं अपने ही दम पे करूँगा, कुछ ऐसा है जिसमें मेरी सेइंग सबसे ज़्यादा हो। करते हैं पर्सन, फिर कुछ समय बाद कुछ नया वर्क, फिर उसका कुछ समय बाद कुछ नया वर्क, तो वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। यही एक नेगेटिव कॉल बनती है कि भाई वो स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहा है। वाई इट जस्ट नॉट कि एक ही रिदम फॉलो अप हो रही हो, वाई इट जस्ट कीप्स चेंजिंग। एंड द ओनली रीज़न इज थर्ड हाउस टेंथ हाउस का संबंध। इस वजह से ये कीप्स चेंजिंग के रिदम यहाँ पे सेटअप हो जाती है। पॉजिटिव कॉल में आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव कॉल अगर इस हाउस की लग गई तो फिर पर्सन एक ही काम को अपनी डिज़ायर बना लेगा। फिर वो क्या करेगा कि एक ही काम करना है, यही मेरी डिज़ायर है, और उसके अंदर वो पूरी तरह इन्वेस्ट हो जाएगा। दो उसमें से कुछ निकल के ना आ रहा हो, कोई रिवॉर्ड भी नहीं आ रहा है, फिर भी वही करता रहेगा। ये यहाँ पे कॉल लग जाती है। टेंथ हाउस मैरिटल हैप्पीनेस का हाउस है, वहाँ पे थर्ड हाउस का स्वामी राहु बैठा है। तो राहु जहाँ पे भी बैठेगा कुछ उथल पुथल करेगा, वो मानेगा नहीं। तो यहाँ वो कुछ उथल पुथल करता है मैरिटल हैप्पीनेस के अंदर। और कैसे करता है राहु, इल्यूजन को, डिल्यूजन, कन्फ्यूजन, मिस इन्फॉर्मेशन इन्हें लाके पुट कर देता है। लॉन्ग डिस्टेंस डाल देगा, देरी कर देगा, दूरी कर देगा, ये वो करता रहता है। द हाउस ऑफ एफर्ट है, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है। टेंथ में कम्युनिकेशन आपकी स्किल हो गई, और आपने पिछले जीवन में भी अकल्ट एस्ट्रोलॉजी इनका यूज़ करा है। बीट आपने इनके अंदर प्रोफेशन बनाया है, और बीट कि भाई आपने इनका यूज़ अपने ओपोनेंट को हराने के लिए करा है। क्योंकि टेंथ हाउस इज़ द हाउस जहाँ पे मंगल प्रबल होता है। मंगल जिस भी हाउस में प्रबल होता है वो कंपटीशन का हाउस होता है, वहाँ से आप दुश्मनों पे विजय प्राप्त करते हो। तो यहाँ पे हुआ क्या कि भाई पिछले जीवन में मेरे दुश्मन थे, प्रोफेशन में थे, वर्क लाइफ में थे, उनको हराने के लिए आई एम जस्ट यूजिंग जैम स्टोन, रेमेडीज, रिचुअल, तांत्रिक, सब कुछ। तो बेसिक स्किल भी आपकी थर्ड टेंथ हाउस है, प्रोफेशन, और इसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। थर्ड मैरिटल हैप्पीनेस में राहु उथल पुथल मचाएगा, तो उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए। अपनी पर्टिकुलर दशा में वो इन रिजल्ट्स को जरूर लेके आएगा। और यहाँ पे आई थिंक जुपिटर वैसे ही परफॉर्म नहीं करता है, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट कैन से कि भाई ये एक अच्छी अलाइनमेंट हो सकती है। अगर ये 11th हाउस से जुड़ जाए, देखिए दोनों ही त्रिकोण काम के त्रिकोण है। कभी आपके मन में आएगा कि भाई इन तीनों में फ़र्क क्या है। थर्ड भी काम है, 7th भी काम है, 11th भी काम है। थर्ड इज़ द सोलो इंडिविजुअल लेवल पे जो आपकी डिज़ायर है। 7th इज़ जिसमें आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, बैलेंस चाहते हो। एंड 11th में उन डिज़ायर्स को आप छोड़ देना चाहते हो। 11th में मुक्ति है, आध्यात्मिक है। ये जो 9, 10th, 11th, 12th हाउसेज हैं, ये आध्यात्मिक हाउसेज हैं, ये फिलोसॉफिकल हाउसेज हैं। क्योंकि अष्टम भाव में एक्चुअल में मृत्यु हो चुकी है। जब देह मर चुकी है अष्टम के अंदर, बॉडी है नहीं, तो फिर ये 9, 10th में क्या है, इनमें आत्मा की यात्रा है। थर्ड हाउस आपकी सूक्ष्म यादों को रखता है, और 11th हाउस इज़ द कि भाई कंप्लीशन, डिज़ायर्स का कितना भोगेंगे। यहाँ पे ऐसे सवाल आते हैं जब थर्ड और 11th कनेक्ट होता है, तो पर्सन जल्दी आपको मैच्योर होता हुआ दिखाई देगा। वो ऐसे सवाल करता हुआ दिखाई देगा, कितना भोगेंगे, कहाँ तक भोगेंगे, कितना प्राप्त करेंगे, कहाँ तक करेंगे। उसकी ये वाइब्रेशन चैनलाइज हो जाती हैं, ट्रिगर अप हो जाती हैं, उसको खुद को नहीं पता। अर्ली एज में जो आपको मैच्योर होते हुए दिखाई देंगे वो थर्ड और 11th के हो सकते हैं। दो थर्ड का अपना फन कंटेंट है, फन लविंग वो व्यवस्था है उसकी, वो इतनी जल्दी स्ट्रेस में नहीं आता, क्योंकि वो आपकी स्किल है भाई। आप पर्सन अपनी स्किल को लेके हमेशा सिक्योर रहता है। लेकिन फिर भी 11th और थर्ड का कनेक्ट आपको ये दिखाएगा कि भाई कितना भोगेंगे, कहाँ तक भोगेंगे। और इसमें अगर 7th हाउस का लॉर्ड प्रेजेंट है तो सिचुएशन कुछ और होगी। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ये वन अलाइनमेंट मैरिज को आप कह सकते हैं एक तरह से डिले में डालने वाला अलाइनमेंट है। क्यों है? क्योंकि 7th हाउस इज़ द स्टेबिलिटी कि भाई हमें इच्छा पूरी करनी है। थर्ड हाउस इंडिविजुअल लेवल पे इच्छा जागृत होती है, 11th में मिल जाती है, जो कि काम का ख़त्म होना है कि अब कितना भोगे, कहाँ तक भोगे। तो पर्सन का यही पॉइंट बन जाता है। तो आप समझ रहे हैं, वो 7th उसमें आया ही नहीं, स्टेबिलिटी वहाँ आई ही नहीं, सीधा लिब्रेशन आ गया। तो ये बहुत जल्दी लिब्रेशन के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए वन ऑफ द बेस्ट योग है। मोक्ष के लिए वन ऑफ द पॉजिटिव योग है जिससे पर्सन लिब्रेशन को प्राप्त कर सकता है, शांति में आ सकता है। बट वन ऑफ द मैलेफिक योग है व्हेन कम्स टू द जिसे स्टेबिलिटी या फिर किसी भी डिज़ायर को लंबे समय तक चलाना। जैसे कोई कार खरीद ली, उसको ये ज़्यादा चलाएंगे नहीं, बस वही इनकी इच्छा ख़त्म, कितना भोगेंगे। ये बड़े फिलोसॉफिकल जो आंसर्स होते हैं वो यहाँ मिलते हैं, कॉल यहाँ पे मिलती हैं, फिलोसॉफिकल कॉल्स। सिबलिंग्स में एल्डेस्ट यंगेस्ट बनाने की एक अच्छी पोजीशन होती है, और सिबलिंग्स में पर्सन लाइमलाइट में रह सकता है। उसकी कोई ना कोई स्किल पिछले जीवन की याद जो है वो 11th हाउस से जुड़ी हुई है, जो कि सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड, मार्केटिंग एंड ऑल में है। तो इनको वो आराम से कर सकता है। जैसे ही पर्सन इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, 11th हाउस से स्पार्क अप करेगा,
और पर्सन वापस से कहेगा नहीं यार मुझे तो सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग इन तरफ के किसी काम को करना है, उसका कम्युनिकेशन और राहु 11th हाउस में है, तो आप ये मान सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट योग है फेम नेम को प्राप्त करने के लिए। अगर वो राहु को ट्रिगर अप करता है, अध्यात्म में थोड़ा भी जाता है, तो पिछले जीवन में वो कुछ ना कुछ ऐसा करके आया है जिसमें पर्सन ने सोलो इंडिविजुअल जीवन जिया है, इंडिविजुअल लेवल पे जीवन को रखा है, और कहीं ना कहीं उसने, आप कह सकते हैं, राहु को सिद्ध करा है। राहु को सिद्ध करने का मतलब है कि 11th हाउस जब आपको गेन देता है, लाभ देता है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाभ देता है। जो छप्पर फाड़ के मिलता है वो यहीं मिलता है 11th में। 11th इसीलिए स्थायी धन है। जब थर्ड का स्वामी यहाँ के बैठा है, तो पर्सन की कोशिश होती है स्थायी धन को बनाने की, एसेट्स बनाने की। और आप ये मान सकते हैं कि ये वन अलाइनमेंट ऐसी अलाइनमेंट है जो कि अगर वर्कआउट कर जाए तो एक पर्सन मल्टीपल बिजनेस भी संभाल सकता है, और कहीं ना कहीं वो नंबर ऑफ सोर्सेज से धन प्राप्त कर सकता है। ये इसकी पॉजिटिव कॉल है। नेगेटिव कॉल में मैंने आपको बता दिया है कि बहुत जल्दी मन उछट जाना किसी चीज़ से, बस लग रहा था एकदम से हट गया। इंट्यूशन, कॉल, स्पिरिचुअलिटी सब का यूज़ किया गया है टू वर्क ऑन द 11th हाउस। कई बार आपको लोग ऐसे देखने को मिलेंगे कि भाई उनके पास एसेट्स इतने हैं जिसको प्रोटेक्ट, ब्लैक मैजिक नज़र ना लग जाए इनसे बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वहाँ ये एक अलाइनमेंट वर्क कर सकती है। अगर ये 12th हाउस के अंदर हो तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस लिबरेशन है, मुक्ति है, मोक्ष है, ज्ञान प्राप्त हो जाना, केवल है कि भाई अब वो परम ज्ञान मिल चुका है। 3rd हाउस काम है, काम की शुरुआत है, इच्छाओं का शुरू होना है। 12th मोक्ष है, तो इंडिविजुअल लेवल पे इच्छा क्या हुई? मोक्ष प्राप्त करना, लिबरेशन, फ्रीडम। एक तरह से लिबरेशन के लिए बहुत अच्छा योग है अगर पर्सन इस हाउस को कंट्रोल कर ले तो, क्योंकि यहाँ पे पर्सन ने बहुत कुछ प्राप्त ही नहीं करा। उसने ना 4th में देखा, ना 7th को देखा, ना 11th को देखा, उसने सीधी एक छलांग लगाई है 12th में। तो ये ऐसे पर्सन हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी पिछले जीवन की भी इच्छा जो है वो मोक्ष से ही जुड़ी हुई रही थी, क्योंकि 3rd हाउस पिछले जीवन की इच्छाओं को, सूक्ष्म यादों को रखता है, और ये इच्छाएं इस पर्सन की मोक्ष से लिंक्ड रही थी, जुड़ी हुई रही थी। उसको वापस प्राप्त करने के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट योग है, शानदार योग है। यहाँ आप ये मान सकते हैं कि इस योग की वजह से, इस इंडिविजुअल अलाइनमेंट की वजह से पर्सन जो है मोक्ष की यात्रा कर सकता है, फ्रीडम को, लिबरेशन को प्राप्त कर सकता है। इसको दूसरे अर्थों में समझें अगर आप, तो 12th हाउस सॉल्यूशंस को बताता है। देखिए, अगर आप किसी समस्या में, लेट्स से कोई जेल योग है, अब वो जेल योग ब्रेक कब होगा? हेल्थ खराब है, हेल्थ अच्छी कब होगी? 12th हाउस जब वर्क करेगा, क्योंकि सारे समाधान 12th में ही है। इसीलिए इसे लिबरेशन का कहते हैं कि भाई मोक्ष है। यहाँ पे एक समस्या आती है, उससे मुक्ति। 3rd हाउस का स्वामी इंडिविजुअल, मेरी इच्छाएं, सोलो इच्छाएं। 12th हाउस मोक्ष, इंडिविजुअल इच्छाएं मोक्ष से जुड़ी हुई हैं। बेस्ट अलाइनमेंट है एस्ट्रोलॉजर बनने की, किसी भी तरह के आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह के डिप्लोमेसी के वर्क को, या कम्युनिकेशन से लिंक्ड वर्क को, कंसल्टेंसी फर्म को, इनमें जाने की, मेडिकल फील्ड में जाने की, इंजीनियरिंग फील्ड में जाने की, वहाँ पे जहाँ पे आपको सॉल्यूशन देना है, क्योंकि पर्सन की डिज़ायर ही सॉल्यूशन है, उसकी कॉल ही बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये एक पॉजिटिव कॉल है। आपकी स्किल्स 12th हाउस से लिंक होती है, जो कि सारी सॉल्यूशन की बातें करता है। तो आपकी स्किल में ही कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस है। पर्सन हमेशा कुछ ऐसी स्किल रखता है जिससे कि सॉल्यूशन आ जाता है, समाधान। जैसे ज्योतिष, कोई पर्सन समस्या लेके आया, मैरिज कब होगी, एक सॉल्यूशन ही तो आपको देना है। कोई पर्सन हमसे क्वेश्चन लेके आता है भाई धन कितना मिलेगा, कब मिलेगा, एक सॉल्यूशन आपको देना है। दो पक्षों में विवाद हो रहा है, सॉल्यूशन आपको देना है। तो वो अप्रोच यहाँ पे आपकी स्किल है, इसको पर्सन कभी भी कर सकता है। ये प्रोफेशन की बात हुई। मैरिज के लिए ये हाउस स्लीप का, डिज़ायर का, बैड प्लेजर का है। 7th 3rd हाउस का लॉर्ड सोलो डिज़ायर, बैड प्लेजर से लिंक करती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये अलाइनमेंट जो है रिफ्लेक्ट करेगा मैरिज में या फिर रिलेशनशिप्स के अंदर। 3rd में अगर हम कहें तो फॉरेन ट्रैवल, 3rd हाउस 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल की एक डिज़ायर दिखाई देती है। वो आपकी स्किल भी दिखाई देती है। विदेश में वेस्टर्न कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डायलैक्ट, इनमें पर्सन डील कर सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि वो उसकी स्किल में इंक्लूड हुआ है। ये है 12th हाउस। दिस इज वॉट 3rd हाउस एंड 12th हाउस आर। एंड टू द नेक्स्ट लेवल, ये फेम के लिए एंड लिबरेशन दोनों के लिए बेस्ट है, क्योंकि पर्सन वर्क करते करते ये समझ जाता है कि भाई कैसे सॉल्यूशंस प्राप्त करने हैं। तो उनके लिए अलाइनमेंट बहुत अच्छी है। पर्सन की बेसिक डिज़ायर 12th हाउस से लिंक होती है। स्किल सेट से जॉब, वीज़ा, फॉरेन के लिए वीज़ाज जो होते हैं वो स्किल से आपको मिल सकते हैं। आपकी स्किल ऐसी दिखाई देती है। तो दिस इज़ समथिंग जो कि 3rd और 12th के कनेक्ट में हमें मिल सकता है। सो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आप जुड़े रहिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, 3rd हाउस सोलो लेवल पे आपकी डिज़ायर, 7th जिसमें आप स्टेबल पार्टनरशिप करना चाहते हो, 11th जहाँ आप इच्छाओं से मुक्त होना चाहते हो। ये तीनों इच्छाओं के अंदर फ़र्क है। 11th की इच्छा एक ही होती है, कैसे इच्छाओं से मुक्त हुआ जाए। 7th की इच्छा ये होती है कैसे इच्छाओं को एक अच्छे काम में लगाया जाए। 3rd में उपद्रव की ऊर्जाएं जन्म लेती हैं, क्योंकि ये राहु का मूल हाउस है। जहाँ भी जाके बैठता है वहाँ कुछ ना कुछ उपद्रव ये मचाए बिना नहीं मानता, किसी पॉइंट पे नहीं मानता। सो दिस इज़ फॉर दिस सेशन गाइस। अगले में फिर मिलेंगे, उसके लिए कनेक्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।